भारत की ऐतिहासिक विजय का वो दिन है जिसके लिए मैं स्मरण करना चाहूंगा उन सभी पात्रों को जिन्होंने ऐतिहासिक विजय में बड़ी भूमिका निभाई, चाहे ढाका में पैराट्रूपर्स को लीड करने वाले जनरल जे जैकब या चीफ ऑफ द ईस्टर्न जगदीश सिंह अरोड़ा या भारत के चीफ उस समय सैम मानेकशॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी। और यह समय याद भी दिलाता है कि जब कोई ऐसा वक्त आता तो उस समय हमारे नेता और उस समय नेता प्रतिपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ। तो विपक्ष को याद रखना चाहिए कि किस ढंग से समर्थन किया जाता है। परंतु मुझे एक याद आता है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी। पार्टी ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है, और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है। जिनके बारे में आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, और सर जिनका यूएन में उनके डोजियर में लिखा जाता है। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं कि इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। अब मैं आगे कहना चाहता हूं सर, मगर एक इस सदन में जब हम 75 वर्ष के ऊपर एकत्र, तो शायद 75 वर्ष के इतिहास का वो सबसे ऐतिहासिक मौका था। तो मैं ये कहना सर आपके लिए आगे सुनिए सर, अरे लीजिए आप सुनिए, मैं एक बताना चाहता हूं सर, एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक तरफ 7th फ्लीट भेजा गया था और चंद दिनों के अंदर अमेरिका ने मान्यता भी दे दी थी। हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़े, मगर पीओके में कुछ नहीं कर पाए। चलिए वो एक अलग बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो नहीं मिल पाए। ये मुझे आज तक आश्चर्य है कि 93,000 दे के 54 नहीं ले पाए। सुलह की कौन-सी रही। तो मैं इनकी पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा, अरे आपके नेताओं के लिए बोल रहा हूं, एक पंक्ति में कह रहा हूं, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं, चीन देश का गुलाब ले गया। पंडित नेहरू के लिए वो गुलाब का फूल लगाते थे। चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद। अब मैं आज के विषय पे आता हूं, संविधान के संदर्भ में। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी जो बहुत ये बहुत कृपया बैठ जाए। द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सभापति महोदय, अगर हम लोग और भारत इन 3 शब्दों का अर्थ समझ लें, संविधान निर्माताओं का मूल भाव समझा जा सकता है। मगर अफसोस सर्वाधिक भ्रम इसी विषय को लेकर किया जाता है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला कि आशंका थी कि हम सरवाइव करेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी में, मगर हम सरवाइव करने वाली बात नहीं। मैं आज के समय में अपने विपक्षी दलों से कहता हूं, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल, एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। और यह भी समझना चाहिए, आज डेमोक्रेसी के अंडर में सर 34% पॉपुलेशन है विश्व की, जिसमें 17% अकेले। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। कोई और नहीं है जिसे दूसरे नेता जाकर समझते होंगे, परंतु मैं ये भी डेमोक्रेसी में सरवाइव किए हैं, तो ये कोई अनायास नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में डॉक्टर राधाकृष्णन ने, मैं कहा करता हूं कि गणतांत्रिक व्यवस्था इस देश के लिए कोई नया प्रयोग नहीं है, यह इतिहास के आरंभ काल से भारत की व्यवस्था में थी। मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा अवधारणा भारत के लिए कोई बाहर की अवधारणा नहीं है, इट्स नॉट एन एलाइन ऑब्जेक्ट। ये कोई अपरिचित चीज नहीं है, प्राचीन काल से भारत की व्यवस्थाओं में निहित थी, और उन्होंने बौद्ध संघों का उल्लेख किया। और मैं अपने सम्मानित मित्रों से कहना, लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में कहां से थी? 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों को देखिए। चोल साम्राज्य में 8वीं और 9वीं शताब्दी में इलेक्टेड गांव के प्रतिनिधि होते थे, 6 कमेटियां होती थी जो इलेक्टेड थी। उसके पीछे जाइए तो वैशाली का गणराज्य, जिसका उल्लेख हमारे जदयू के अध्यक्ष जी ने भी किया, और उसके पीछे जाइए तो वैदिक काल में सभा और समितियां बैठकर इसी लोकतंत्र के तहत कार्य किया करती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर उन्होंने इन सारी परंपराओं के चित्र उसमें रखे हैं, इसका अर्थ हुआ कि भारत की डेमोक्रेसी मूल रूप में वहां से आती है। वैसे मैं एक और चीज कोट, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने भी जून 2018 में
आरएसएस हेडक्वार्टर पे अपने भाषण में कहा था कि भारत का मूल है और वैशाली का गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य था। अब मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत कैसा है, क्योंकि हमारे विरोधी लोगों को थोड़ा विदेश की बात ज्यादा समझ में आती है, तो देश ज्यादा समझिए विदेश क्या कहता है। और मैं सिर्फ दो ही बड़े लोगों के नाम लूंगा। चाइना, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक करे, चाइना में एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? TIANZHOU। जाऊ शब्द वहां पर केंद्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारी भारत में पुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर वगैरह वगैरह। अब टियान जाऊ अगर आप जाके आज सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में कुछ उन्होंने घपला कर रखा है, सीधे सीधे लिख के नहीं आता, पर चाइनीज में जाइए TIN, टियान का अर्थ है हेवन और जाऊ का अर्थ है केंद्र। तो चाइना के एंशिएंट में माना जाता था भारत क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हेवन। एंशिएंट जापानीज में भारत का नाम है टेंजुक, दैट इज द सेंटर ऑफ हेवन। नहीं था, और चीन भी कह रहा है और जापान भी कह रहे हैं कि ये देश तो वो है जो स्वर्ग का केंद्र था। अब मैं बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में, अरब में 8वीं और 10वीं शताब्दी में बड़े बड़े अरब के राइटर्स हुए, चाहे इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने तबरी हो, इब्ने खल्दूम हो, उन्होंने क्या लिखा है? अजीदुल रिहल उल इलामीन बिल इलादुल हिंद, यानी व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द इंडिया द कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कम्स टू अस। तो इधर का भी, पूरब का भी बता दिया, पश्चिम का भी बता दिया। क्या करें हम? ऑर्थर शोपेनहावर ने लिखा इंडिया के लिए कि यहां पर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम की ऊपनिषदिक फिलॉसफी आई है। ये हमारा देश था, मगर अफसोस आज भी लोग ये कहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये भारत इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप कहते हैं, मगर अभी भी कहीं कहीं लोगों को डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहीं और से नजर आते हैं। इसलिए सभापति महोदय क्या कहा जाता था? गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयात्। अर्थात ये भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने के मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं, क्योंकि हम मोक्ष भूमि है। और वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, जो लोग मानते नहीं है कि भारत डेमोक्रेसी की, वो कहते हैं कांटा 1215 से आया था, वो इंग्लैंड को मानते मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की मदर इन लॉ हमारी इसी सदन की सदस्य हैं, तो मदर इन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी ही मान लेना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि ये देश कैसे एक था, जो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था, तो उससे पहले वो में गए, जिन उसमें से एक तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर है। उस श्रीरंगम मंदिर का महत्व क्या है? यह माना जाता है कि अयोध्या के जो कुल देवता हैं भगवान श्रीरंगम के रूप में वहां विद्यमान हैं, क्योंकि जब उन्हें युद्ध करना था, विभीषण का राज्याभिषेक करना था, तो अपने कुल देवता को वहां स्थापित किया। समझिए, अयोध्या के वो नरेश हैं, तमिलनाडु में देश इस प्रकार से जुड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा द्वारका में और हृदय उनका जगन्नाथपुरी में है। देश इस तरीके से जुड़ता है, इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता कि ये देश कभी जुड़ता था। तो मैं कहना चाहता हूं, कभी जब आप पूजा करते हैं तो हाथ में जब जल लेते हैं तो पंडित क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुस्मिन् सन्निधिं कुरु। देश की सारी नदियों का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से देश एक संकल्प के थ्रू आकर एक प्रकार से जुड़ता है, और इसीलिए इसकी डेफिनेशन दैट इज भारत कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन है जो इंडस रिवर के इस तरफ है, तो फिर देश कैसे नहीं था? और कहा गया है उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। पूरे भारत की डेफिनेशन दी गई है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। मगर हम क्या बताएं कि अभी भी लोगों के दिमाग में वो विचार है। अगले स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस बहुत दावा करती है कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा काम किया। निश्चित रूप से योगदान था कांग्रेस के बड़े नेताओं का, हम इसको नकारते नहीं हैं, परंतु उस योगदान में कितना मिष्ठान लेने का प्रयास हुआ, यह मैं कांग्रेस के एक नेता कोट करना चाहता हूं। आप सबने बड़ा प्रसिद्ध गीत सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, जो आजादी। इसको लिखने वाले थे बंशीधर शुक्ल, वो कांग्रेस के नेता थे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से उनको निकाल दिया गया नौकरी से। वो लखनऊ में आकाशवाणी में कार्य करते थे, मगर जब आजादी के बाद जो भ्रष्टाचार देखा तो उन्हीं की पंक्ति में कोट करता हूं। क्यों? पहले कांग्रेस का एक चवन्नी हुआ करता था सदस्यता शुल्क, नारा होता था एक चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। अब बंशीधर शुक्ल जी ने लिखा, उन्होंने कहा, कहां हूं बेड़िन की झनकार, कहां एक कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेसुमार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार।
और आगे उन्होंने लिखा, कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र, हरहा स्वतंत्र, यार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। ये तो मैं 1950 के आसपास की बात बता रहा हूं, जिस जमाने के विषय में आप ये कहते हैं। मगर अब मैं आता हूं संविधान संशोधन किया गया, जिसके बारे में हमारे बहुत से लोग बोल चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी परंपरा में है, और परंपरा जिस सीमा से है, मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई कंट्री, कोई सिविलाइजेशन नहीं हो सकता। हमारे यदि एक तरफ यह माना गया है कि वेद ब्रह्म वेद वाक्यम जनार्दनम, तो यहीं पर एक ऐसा भी संप्रदाय हुआ जिसने कहा त्रया वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचरा, वेद के पढ़ने वाले 3 धूर्त भांड और निशाचर, उस चरवाक को भी स्थान दिया गया। इससे ज्यादा उदार फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को चाहिए? जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। अब मैं बताना चाहता हूं, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, अगर उस समय 2 घटनाएं नहीं होती, सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1950, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कैबिनेट छोड़ दिया था 6 अप्रैल 1950। अगर इन दोनों में से कोई होता सरकार में, विश्वास मुझे कि ये नहीं हो पाया होता। परंतु उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैजुअलिटी क्या हुई, मैं एक बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब 6 अक्टूबर 1951 को अपना इस्तीफा दिया है, जयराम रमेश जी ने वो बात ठीक कही थी कि उसका उपलब्ध है सरकार के आंकड़े में भी। मैं कोट, हाँ वो जी बिल्कुल है, ये है सर, ये है। मगर अब मैं कोट करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने के बारे में पद्म भूषण धनंजय कीर ने, जो कि इंदिरा जी की सरकार के द्वारा पद्म भूषण प्राप्त है, सबसे ऑथेंटिक जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने लिखा 10 अक्टूबर 1951 को लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उनसे कहा गया मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, तो उपसभापति ने कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आप अपने भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम अनुमति दे सकते थे, आप चाहें तो 6 बजे के अपना बयान दे सकते हैं। सभापति की बात सुनकर अंबेडकर जी को अचरज हुआ और धक्का लगा। उन्होंने कहा, क्या अंबेडकर, तो एक संसद सदस्य श्री कुंजरू और श्री कामत ने उपसभापति से पूछा, क्या अंबेडकर के भाषण की जांच की जाएगी? इस पर उपसभापति ने कहा, मुझे देखना जरूरी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रासंगिक या बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि मैं इस तरह की तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और यह कहकर वो सदन के बाहर चले गए और प्रेस में उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया। अब मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो ये लोग बहुत बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विषय में इनके क्या विचार थे। मैंने अंबेडकर जी का विचार कोट किया, अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी का विचार, किसी अन्य का नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 जनवरी 1952 को चुनावों के उपरांत एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखा। उसमें एक लाइन है, मैं कोट कर रहा हूं और सोर्स भी कोट करूंगा। On the other hand, and to the large extent in Bombay province, our success has been greater than expected. यानी वो चुनाव में विजय पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, और आगे क्या कह रहे हैं, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, यानी प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी चुनाव हार गए। पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं, द सोशलिस्ट कंबाइंड विद अंबेडकर्स पार्टी एंड देयर बाय दे लॉस्ट देयर रिप्यूट, यानी अंबेडकर जी की पार्टी से जुड़कर उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। और महत्वपूर्ण बात मैं ध्यान देना चाहूंगा सदन का, आगे वो कहते हैं अंबेडकर हैज कंबाइंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट, यानी वो कह रहे हैं अंबेडकर जी हिंदूवादियों के साथ आ गए थे। सर सोर्स है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 to 37। मुझे लगता है शायद बहुत से बक्से जिनकी मांग की गई है वो इसीलिए हटा लिए गए हों कि हर बक्सा अंदर से बोलता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए। इस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए।